जितने मैंने आपके इंटरव्यू देखे उसमें आपकी सारी कहानी आईआईटी के बाद से शुरू होती है। आप आईआईटी दिल्ली गए और उसके बाद वहाँ जाकर आपको लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, जैसा मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा, और वहाँ आप एक अलग दौर से गुजरे और उसके बाद आपने एक दिन तय किया कि नहीं मैं अब यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, और यूपीएससी एग्ज़ाम में आपने वो मैथ्स अपना सब्जेक्ट चुना जिसमें आप शायद फेल हो गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कहानी वहाँ से सब जगह चल रही है। पर सेंट जेवियर्स और जयपुर, ये पूरी कहानी में कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग मिला। तो अब आज क्योंकि आप जयपुर में ही हैं तो आप वहीं से शुरू करिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और मुझे यंग लड़कों से बच्चों से मिलने बहुत अच्छा लगता है। मेरे खुद के बच्चे भी ऑलमोस्ट इसी एज ग्रुप के हैं। मेरा बेटा 21 साल का है, बेटी 17 साल की है। तो मुझे लगता है नई जनरेशन से जब मैं बात करता हूँ मुझे बहुत जवान लगता है। सेंट जेवियर्स की कहानी है कि ऑब्वियसली सेंट जेवियर्स सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल में से एक है जयपुर के, और मेरी माँ श्रीमती आशा लोड़ा उनकी बहुत अच्छी थी, किसी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। तो पहली बार जब मेरा सेंट जेवियर्स के लिए टेस्ट हुआ, मेरे को आता सब कुछ, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी लिख के नहीं आ पाया। तो प्रिंसिपल जो थे फादर मैथ्यू, मुझे भी याद है, उन्होंने मेरी मदर को दिखाया तो पूरा ब्लैंक पेज है, इसमें एडमिशन कैसे करेंगे। उनको बड़ा कष्ट हुआ, कितना पढ़ाया था, कितनी मेहनत कराई, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी मेरे टाइम में। तो अगले साल फिर एग्जाम दिया मैंने। इस बार मैं सारा कुछ लिख कर आया, और फादर जॉर्ज थे दूसरे, वो सिंपली पूछा तो बदमाशी तो नहीं करोगे स्कूल ज्वाइन करने का। तो मैं समझ गया मेरा एडमिशन इस बार हो गया। और फिर सेंट जेवियर्स में जाकर डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा, बहुत अच्छा स्कूल था, पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया, सब कुछ हुआ। स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और लेकिन मैं स्कूल में हमेशा बहुत शर्मिला था, बहुत घबराता था। पब्लिक स्पीकिंग मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं पाती थी। मुझे कभी कोई टीचर बोलती थी कि कल स्कूल में प्ले हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, या कोई इलेक्ट्रिशियन कॉन्टेस्ट है, तो हमें तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी, तुमको इसमें पार्ट लेना है। तो लिखित इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बोलना मन में आता था लेकिन वैसे बोल नहीं पाता था, घबराता था जी। तो मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता, 2-3 दिन स्कूल ही नहीं जाता था कि मैं बीमार हो गया, कि कहीं मुझे कोई ये ना बोलते कि स्टेज का कुछ बोलना है। और फिर मैं इसके बाद IIT गया, वहाँ पे भी काफ़ी देर तक चला था, हथलाने लग जाता था, घबराने लग जाता था कि कोई मुझे माइक पकड़ा देगा हाथ में, बहुत डर लगता था। सेंट जेवियर्स स्कूल की बात यही कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बने, एक्सपोजर बहुत हुआ। वहाँ स्विमिंग पूल से लेकर सारी चीज़ें थी। क्रिकेट बहुत खेलता था, फुटबॉल, क्रिकेट, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था, लेकिन तब भी हमेशा शाय था। तो जब आप IPS में आ गए, तब मेरी स्कूल के 2 दोस्त थे जिन्होंने बाद में फेसबुक पे देखा कि ये बोला तो वही अंदर टोटा हो गया। मैं क्या वो वही अंदर टोटा, बोला तुम तो इतने शर्मीले थे, पुलिस में कैसे आ गया। ये कहानी है। और मुझे भी तो कहते सेंट जेवियर्स स्कूल में स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग करने गया था, तो पूल में जब टीचर थे फर्नांडिस सर, उन्होंने बोला कि अब डीप साइड में जाना है, गहरी तरह, मैं घबरा गया, मैं पूल से बाहर निकल गया। उसके बाद मैं गया ही नहीं कभी स्विमिंग करने। अच्छा। उसके बाद 4 साल बाद मैंने स्विमिंग सीखी, जब मुझे लगा कि सब लोग सीख चुके, मेरा भाई सीख गया, मेरे दोस्त सीख गए, मैं डर डर के, मेरी शुरू की कहानी है, मैं बहुत डर होगा, हर चीज़ में डरता था। और आपने IIT के जो अपने अनुभव बनाए हर बार, तो आपने कहा कि मुझे वहाँ जाने के बाद लगा कि मैं एक भेड़चाल में इंजीनियरिंग का रास्ता मैंने चुन लिया है, और ये शायद मेरे लिए नहीं बना हुआ है। और वहाँ हालात ऐसे हो गए थे कि मन में दूसरे विचार भी आने लग गए थे, सुसाइड जैसी बातें भी आने लग गई थी। और क्योंकि यहाँ पे सारे युवा बैठे हैं और सब किसी न किसी करियर के लिए जा रहे हैं, तो ये इनके लिए जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है तो कैसे उससे कोप अप करते हैं। मेरे फादर डॉक्टर थे जयपुर SOS मेडिकल कॉलेज में, सामने बैठने से। मेरी फैमिली में कोई भी IIT में कभी नहीं ले सकते, और जो मेरे नाना की साइड में बस सब लोग ऑफिसर्स थे, मेरी जो मदर की साइड है। लेकिन स्कूल के बाद ग्रेजुएशन तो कहीं ना कहीं करना ही होता है, और उस वक्त बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे इंडिया में, जो 1990s या 1980s में थे, या तो इंजीनियरिंग कर लीजिए या मेडिकल साइंस कर लीजिए। आज तो इतनी सारी चीज़ें कि लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी IPL मैच चल रहा है, तो मुझे कई लोग मेरे जो बता रहे हैं IPL में कोई सिक्योरिटी देख रहा है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है,
बट उस वक्त चीज़ें बहुत लिमिटेड थी। तो मैं भेड़ चाल में और सबको देख कर कि मेरे दोस्त IIT के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया और मेरा सिलेक्शन भी पहले अटेम्प्ट में IIT में हो गया था। बट वहाँ जाके काफ़ी मेरे को दिक्कत हुई। दिक्कत इसलिए हुई कि पहले तो रैगिंग बहुत ज़्यादा हुई। IIT में आप उम्मीद नहीं करते कि रैगिंग होगी। आपको लगता है IIT का सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे वो, लेकिन बदमाश थे बहुत। और दूसरा वहाँ पे जाके आपको रियलाइज होता है कि आप अकेले होशियार आदमी नहीं, सारे लोग वहाँ बहुत जीनियस थे। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इन लोगों से मैं कैसे कॉम्पीट करूँगा, कैसे इनसे आगे बढ़ूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। एग्जाम लेके मैं वहाँ चला तो गया। अब मैं सब बच्चों को यही बोलता हूँ कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, सबसे ज़रूरी कि वहाँ पे जाइए, किसी और के अनुसार मत अपनी ज़िंदगी जिए, किसी और के अनुसार अपनी लाइफ को मत जिए। तो उस वक्त क्योंकि पीयर ग्रुप तो मेरे बाबा को भी प्रेशर नहीं था, लेकिन क्योंकि सारे स्कूल के लोग IIT दे रहे थे, फिर मैं पढ़ाई में अच्छा था, बोला तुम्हारा तो IIT में हो ही जाएगा। तो बिना सोचे मैंने वो एग्ज़ाम दे दी। मेहनत बहुत की, उसमें कोई डाउट नहीं जी। और वहाँ जाके जब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही था, नंबर कमाने लगे, वहाँ पे भी मैथ्स में फेल हुआ, तो ऑब्वियसली फिर डिप्रेशन से स्थिति हो गई। अच्छा, कॉम्पिटिशन इतना, आसपास सब लोग जीनियसेस, तो आपको ये भी नहीं लगता था कि अब मैं पढ़ के इनसे आगे निकल जाऊँगा। जैसे स्कूल में लगता था कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में कर लूँगा। तो ये मेरी पर्सनालिटी बहुत खराब हो गई और मेरे को जितनी बाकी एक्टिविटीज़ थी उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया। पढ़ाई तो अपनी जगह थी और मैं और धीरे धीरे शाय घबराहट का लड़का, किसी भी कंपटीशन में पार्ट लूँगा तो पहले राउंड में आउट हो जाता था। भले ही वैसे बहुत अच्छा खेलूँगा, मान लीजिए मैंने स्क्वॉश के टूर्नामेंट में पार्ट किया, स्क्वॉश गेम में खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन टूर्नामेंट में मेरे हाथ फट जाते थे, बॉल गलत जा रही है, शॉट्स नहीं लगे थे। हर जगह मेरे साथ ये हुआ। यहाँ तक कि जब 4 साल के बाद वो जो नौकरी लगती, लोग यूजली कहते हैं कि IITians हैं, इनको तो पक्का अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि मैं इंटरव्यू में कुछ बोल ही नहीं पाता था, इतना घबरा जाता था कि वो इजी से इजी सवाल पूछते थे कि आप इसका जवाब दे दो, हम आपको लेना चाहते हैं, मैं जवाब नहीं देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना फेल्योर या वो जो आपकी मानसिक स्थिति थी उसको आज आप शेयर कर रहे हैं, और हर प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा आप इसको शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जिस मैथ्स में आप फेल हुए वही आपने UPSC में लिया, ऐसा क्यों, मतलब? और दूसरी बात, उस वो जो पूरा भावनात्मक जो आपका माहौल था, जो गुजर रहे थे जिससे आप, उससे कैसे उभरते कैसे, वो सब जानना चाहेंगे। इसमें तो सिंपल सी स्टोरी थी। जब 4 साल बाद वापस घर आया तो ऑब्वियसली सबको लगता था अरे IIT ने घर में क्यों आ गया, इसको तो किसी मल्टीनेशनल होना चाहिए था या अमेरिका होना चाहिए था। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था UPSC, वो मेरा बचपन से कि IAS या IPS ऑफिसर बनना है। और जब मैं वापस घर आया तो ऑब्वियसली मैंने वापस तैयारी शुरू की, लेकिन आप कह रहे बदलाव कैसे आया, ये भावनात्मक क्या था, काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरा था। और हमारे टाइम में ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे, ना कोई किताबें ऐसी होती थी कि हाउ टू डू दिस, या कोई आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। लेकिन आज भी सच्चाई वही है, हमारा टाइम हो चाहे ये टाइम हो, मैं कितना भी बच्चों को ज्ञान दे दूँ, घूम फिर के डिसीजन इनको लेने और अपने आप में काबू नहीं कर पाता। तो दोनों अपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहले आपने पूछा कि भावनात्मक क्या था, तो मेरे को लगा मेरी जिंदगी किस रास्ते पे आ गई है। 21 साल के था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी मुझे लगा मेरी लाइफ में हो क्या है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसका सारा जो भी नेगेटिविटी है या जो गलत हो रहा है वो मेरी अपनी वजह से, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, हर जगह एज ए फेलियर जा रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा, एज ए लूजर जा रहा हूँ। मैंने अपने दिमाग में पहले ही बिठा लिया था कि मुझसे कुछ होगा नहीं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरे से सब कुछ होगा और बिल्कुल जीतना मेरे को है। पहले मेरे को खुद में पॉजिटिव सोचना। मेरा बड़ा फेवरेट कोटेशन होता है, मेरा अपना बना हुआ कि चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, जिस दिन वो डिसाइड करते हैं आज 100 तो बनाएंगे तो 50 बंदे तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अपने को क्रिकेट में पता चल जाता है कि आज इसका फुटवर्क गड़बड़ है, आज इससे नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट्स शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से डाउट्स हटाने हैं कि मुझसे ये चीज़ हो जाएगी, सबसे पहले वो है। और मैथ्स क्यों लिया, उसके 2 कारण थे। प्रैक्टिकली था कि मैथ्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट था, UPSC में बहुत अच्छे नंबर आते थे। दूसरा, मुझे अपने फियर्स को ओवरकम करना, अपने डर को। उस मैथ्स में फेल क्यों हुआ, सीधी सी बात, ये पढ़ा ही नहीं, जब पढ़ोगे नहीं तो फेल ही होगा। तो यहाँ पे कई लोग जो मैथ्स से डरते हैं, मैं भी डरता, स्कूल में भी फेल हुआ, लोगों को लगता है सिर्फ IIT में फेल हुआ, लेकिन मैथ्स को अगर पढ़ते हैं अच्छे से तो बड़े आराम से वो आपको चीज़ समझ में आती है।
हम लोग खुद ही नहीं पढ़ते हैं, पहले से डर जाते हैं, देखते उसके फॉर्मूला या कुछ भी ऐसी चीज़। तो मैंने कहा इसको मैथ्स को लेना और अपने डर के जो डायलॉग है ना, कौन सा एडवर्टीजमेंट है न्यू का, कि डर के आगे जीत है, तो मुझे वही करना है, इस मैथ्स को लेके करना है। स्विमिंग भी जो मैंने कहा मैंने स्कूल में नहीं सीखा, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया स्विमिंग करता हूँ। मैं एक दिन गहरे पानी में कूदी, कैसे कोई करे ना, मैं कब डूबो लेकिन मुझे सीखना ही सीखा। तो पानी में जब गिरते हैं तो हाथ पाँव चलते हैं, उसी प्रकार मैथ्स आपने लिया, पढ़ने बैठेंगे तो अपने आप समझ में आएगी, लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं, डरेंगे तो होगा कैसे। सर अब सीधे 2 लेवल ऊपर आ जाते हैं, आपके करियर पर वापस लौटेंगे। आपने किताब लिखी जिस पर वेब सीरीज बनी, बिहार डायरीज, और काफ़ी लोगों ने देखी है। यहाँ पर कितने लोगों ने देखी है? बहुत सारे लोगों ने। तो राजस्थान में एक IPS है अजय पाल लांबा जी, आप जानते होंगे, अभी उदयपुर में IG हैं। मेरे एक जूनियर है, वो काफ़ी जूनियर है मुझसे। जूनियर है, अच्छा। और उन्होंने एक किताब लिखी थी आशाराम बापू पे, और उन्होंने आशाराम बापू का पूरा केस देखा था जोधपुर में। मैं भी वहाँ पर संयोग से उसी समय एडिटर था भास्कर में, और मुझे पता है कि किस किस तरह के थ्रेट हमें मिले थे जब हम लोग स्टोरीज कर रहे थे। हमारे रिसेप्शन पे रोज आशाराम के सेवादार और बहुत सारे लोगों के फोन आते थे, और तो वो तो केस देख रहे थे, तो उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, तो किताब लिखने के बाद उनको कोई धमकियां नहीं, उनको बहुत सारा एप्रिसिएशन, बहुत सारे उनको सराहना मिली, लोगों ने किताब पढ़ी। इसके विपरीत आपने जब किताब लिखी तो सब कुछ उल्टा हुआ, ऐसा क्यों, कैसे? इसमें कुछ नहीं, देखिए किताब लिखी बिल्कुल सच्चाई थी, और मुझे बहुत गर्व है कि इसमें बिहार पुलिस का पूरा सहयोग था, सारे मेरे साथ ऑफिसर्स थे। कभी कभी समय ऐसा होता है कि आप उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, आप इसको राजनीति बोल लीजिए, बैड लक बोल लीजिए, आप बोल लीजिए ईमानदारी का कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आई हैव नो रिग्रेट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप में बहुत गर्व है, और मैं कोई एक ही चीज़ कहनी कि लगता डालोगे लेकिन सच्चाई है ये कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सीधी सी बात है। तो ऐसा नहीं कि मैं बुरा नहीं लगा मुझे, या मैं विचलित नहीं हुआ, मैं भी इंसान हूँ, और बुरा भी लगा, कई बार लगा ऐसा क्यों, लेकिन अब एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा भी हुआ, बहुत अच्छा भी हुआ। आज आपने यहाँ फोटो भी लगा रखी है, तो लोगों का प्यार भी मिलता है। प्लस जब आपको पता कि आप सही हैं, आपको दुनिया का सपोर्ट है, तो फिर आपको अपने आप भरोसा होता है कि ठीक है ये समय नहीं, ये भी बीत जाएगा। आई नो ये सब डायलॉग्स मुझे भी लोग ही बोलते हैं, मैं अपना नहीं बोल रहा, कि रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ा, सोने में तबकी, क्या वो आग में तबकी सुना, लेकिन है तो सच्ची। लगता है कि अरे अभी तो ये डायलॉग है, लेकिन जब सब बीत जाती है लगता बात तो सही थी। तो ऐसी जब किताब लिख के और आप जनता के हीरो बन गए, पहले भी हीरो थे अपने काम की वजह से, लेकिन इस किताब से बाकी दुनिया को भी पता चला, बिहार में, बिहार के बाहर भी। तो जब आप आम आदमी के हीरो बन जाते हैं और व्यवस्था की नज़र में व्यवस्था को आपका हीरो बनना पसंद नहीं आता, तो वो कैसी विचित्र स्थिति होती है? ऐसा नहीं है, व्यवस्था, इसी व्यवस्था में हमेशा व्यवस्था आपको हीरो बनाने की, व्यवस्था में सिस्टम के पार्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई फिल्मी हीरो है कि अकेले 3-4 जनों 10 जनों को मार दिया, अकेले बस लेके गए, पूरी टीम होती है। आपने वेब सीरीज में देखा ऐसा नहीं अकेला, उसमें 4 जने गए, 4 जन ने मिलकर एक आदमी को पकड़ा है। तो सिस्टम हमेशा साफ होता है, और सिस्टम ने बहुत सारा, जितने भी मेरे को अवार्ड मिले, मेडल मिले, इसी सिस्टम में भारत सरकार, बिहार सरकार ने की। जितनी पहले पोस्टिंग्स हुई सब बहुत अच्छी रही, चाहे राजस्थान में रही, चाहे बिहार में, तो सब कुछ अच्छा हुआ। कभी कभी कुछ आंसर नहीं होता आपके पास, मेरे पास भी आंसर नहीं, कभी कभी अपने पास आंसर नहीं होता, बट ये मुझे पता है कि फेज है लाइफ का, जिसको मुझे निडरता से, हिम्मत से झेलना है और पेशेंस से झेलना है। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अब हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, झेलना है। इतना मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरी जीत होगी और सत्य की जीत होगी। आपकी जीत हुई भी। और बिहार डायरीज का आपका सबसे पसंदीदा पन्ना कौन सा है, और उसमें वो क्या लिखा है जो आपको बहुत पसंद है? तो मुझे इतना टाइम हो गया, 5 साल हो गए इस किताब को लिखे हुए, मुझे याद नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग आज भी इस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन हाँ प्रोबेबली जो उसका आप देखेंगे जो पहला अपन किसी को समर्पित करते हैं किताब, मैंने इस किताब को इंडिया की सारी यूनिफॉर्म पीपल एंड पुलिसमैन को समर्पित किया है, जो अनसंग हीरोज हैं। यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हैं जिनके माँ बाप पुलिस में होंगे शायद,
तो पुलिस वालों की लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, बाहर से लोगों को पता नहीं चलता है और कितने लोग कितनी सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने तो किताब लिखी, आप लोग जान गए, वेब सीरीज बन गई, नाम हो गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता ही नहीं, जिनकी जान चली गई, जो शहीद हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में देख रहे थोड़ी देर पहले 10 सिपाही मारे गए अपने, राजस्थान में भी होता है, अपराधियों से इनकाउंटर्स होता है। तो उन सबको समर्पित है। तो मेरा फेवरेट पेज तो वही है कि भाई ये किताब उन सब के लिए। अच्छा, आपने पहली किताब लिखने के बाद बहुत कुछ अच्छा देखा और कुछ चुनौतियां भी आई, तो एक बार आदमी जिस चीज़ से गुजर जाता है फिर वो दोबारा करने की आसानी से हिम्मत नहीं करता। आपने दूसरी किताब और लिख दी, तो आपको रिस्क लेने का शौक है या आप भी कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है? मैं कभी कुछ सोचता ही नहीं। जैसे लोगों ने बोला कि अपराधी पकड़ा, आपने उस वक्त क्या सोचा, पर डर नहीं लगा, उस वक्त आप कुछ सोचते नहीं कि जो मेरे को ठीक लगता है मैं करता हूँ हमेशा से। और मैंने आपको पता है किताब में सारी चीज़ सच्ची है, और किताब में एक भी चीज़ अगर गलत होती छोड़ दे तो कोई बोलता कि नहीं, तो सब सच्चाई है। और मेरे को बिल्कुल गर्व से पुलिस के बारे में लिखा मैंने कि कैसे बिहार पुलिस के लोग, कैसे देश के सिपाही देश के लिए क्या क्या करते हैं, कितना सेक्रीफाइस करते हैं। तो ऐसी किताबें तो मैं आगे और लिखूंगा। अभी तो मेरी 11 साल की नौकरी और बाकी बहुत मौका। हम सारे लोग इंतजार करेंगे। तो आपकी जो दूसरी किताब है, लाइफ इन द यूनिफॉर्म, एडवेंचर ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार, एक तो आपकी दोनों किताबों में बिहार पे काफी एम्फेसिस है। तो बिहार में किसी आईपीएस ऑफिसर के सामने जो एडवेंचर्स होते हैं वो क्या अलग तरह के होते हैं, और ऐसा क्या एडवेंचर है जिसकी आप इसमें इसके शीर्षक में आपने जिसका उल्लेख किया है? बिहार ऑफ कोर्स चैलेंजिंग स्टेट तो रही है, और उसकी खास बात ये रही कि जब कोई अफसर वो अच्छा काम कर देता है उसका जनता सर आंखों कर करती है, बहुत सराहना है। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं होता, इज्जत और प्यार मिलता है, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही है। वहाँ पे ब्यूरोक्रेट, IAS IPS ऑफिसर किसी क्रिकेट प्लेयर या फिर फिल्म स्टार से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि जनता को उन पर बड़ी उम्मीद होती है, और जो भी अफसर तक आप ईमानदारी पूर्वक करता है उसको बिल्कुल सर आंखों कर रखते हैं। तो बहुत प्यार मुझे मिला जनता की, बिहार की जनता से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और क्योंकि मैंने तो काम ही वो किया, वहीं किया है, मेरा कर्म भूमि वही है, तो मैं एडवेंचर इन बिहार ही लिख सकता हूँ। कहीं और होता तो मैं कहीं और एडवेंचर लिखता है। अच्छा, पहली किताब लिखते वक्त आपने बड़ा स्पॉन्टेनियसली सब कुछ लिखा होगा, और लेकिन उसके बाद आपने पूरा एक दौर देखा, तो दूसरी किताब लिखते वक्त आप थोड़े से सचेत थे और आपने व्यवस्था को या ऊपर वालों को थोड़ा सा बख्श दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो सच्चाई है उसमें लिखी, और वो सब दौर अच्छे थे। दौर तो अभी पिछले कुछ समय से थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, और ये भी जिंदगी का पार्ट है, उतार चढ़ाव है। मुझे लग रहा है कई लोगों को लगे बोल रहे सच्चाई है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लो, उतार चढ़ाव नहीं हो तो मुझे नुकसान हो, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। दौर बहुत बेहतरीन सुंदर दौर है। अपने जीवन के बारे में लिखना, इतनी कमी लगी तो बहुत ज़्यादा हुआ। किताब जितना कि मैं 44 साल का था, और उसके बाद इतना प्यार लोगों का मिलना उसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है, किताब पढ़ने के बाद मुझे जो सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट आते थे, दो आते थे कि सर एक तो मैं IPS बनना चाहता हूँ अपनी तरह से, दूसरा जो मैं पुलिस के बारे में सोचता था, यू चेंज द पर्सपेक्टिव आई हैड अबाउट द पुलिस ऑफिसर्स इन इंडिया। क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़्यादातर उसके लिए नेगेटिव ही होता है। तो जब लोग पढ़ते थे किताब की पुलिस वाले का असली जीवन यही है, और उसके बाद उनका पूरा एटीट्यूड या ओपिनियन पुलिस के लिए बदल जाता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कुछ साल पहले तक हम देखते थे कि जो ऑफिसर्स होते थे वो थोड़े लो प्रोफाइल होते थे, प्रोफेशनल तरीके से अपना ऑफिस का काम करते थे या जो भी है। अब अचानक एक बदलाव आया है कि जो लोक सेवा के में जो लोग हैं वो भी खुलकर अपना ओपिनियन देते हैं, देश दुनिया में कुछ घट रहा है उस पर बात रखते हैं। आप पर जैसे वेब सीरीज बनी, आपके फोटो भी हम देखते हैं तो किसी सुपर हीरो की तरह दिखते हैं। आपकी दोनों किताबों के कवर भी ऐसे जैसे कोई वो किसी कॉमिक्स में किसी कॉम देखते हैं वगैरह वगैरह। ये जो बदलाव आया है कि ऑफिसर्स जो हैं वो अब थोड़ा सा मुखर हो गए हैं, तो क्या ये अच्छा है? मेरी नज़र में तो अच्छा है, पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, समय के साथ सब बदलाव होता है। मैं खुद बहुत लो प्रोफाइल हूँ, जितना ही मेरा काम है, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, अभी 2006 की किताब है, तो 2006 की स्टोरी, आज 2023 से 17 साल। लेकिन सोशल मीडिया, इंटरनेट, अब मैं खुद देखता हूँ यूट्यूब पे मेरे बारे में करीब
1000 वीडियोस होंगे, जिनमें से 995 में मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने मुश्किल से 3 या 4 अंडे दिए थे। मुझे भी तो पता है लालनगांव पे एक टेडेक्स पे है, एक चेतन भगत है और एक कोई और है। लेकिन सोशल मीडिया तो आदमी अपने हिसाब से आपको सुपर हीरो भी बना देगा, लिख देगा XYZ वहाँ के सिंगर है, वहाँ के दबंग है, तो ये सब क्रेज आता है। और मैं इससे बिल्कुल दूर हूँ। अगर आप पर्सनली मुझे देखेंगे, मेरा सोशल मीडिया तो हार्डली कुछ है। और आप जो कह रहे हैं फिल्मी टाइप फोटो, वो एक फोटो है कहीं डालेंगे कि वो चले जाएंगे, किसी को पसंद आएगी काले चश्मे की फोटो। अब धूप में नेशनल में काला चश्मा लगा लिया, एक फोटो आ गई, किसी ने उसको दे दिया। लेकिन बदलाव तो आना ही। आज जो नए IAS ऑफिसर्स आए, IAS ऑफिसर्स आए हैं, वो आते ही इंस्टाग्राम पे, अभी इनकी नौकरी भी शुरू नहीं हुई और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। मेरी 25 साल प्लस नौकरी है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुश्किल से 30,000 फॉलोअर्स। मुझे कितने लोग बोलते हैं ये करिए, वो करिए, मुझे करना ही नहीं है, मैं क्या कर दूंगा, क्या डालो सर, खाना खाते फोटो डालो, क्या डालो। लेकिन नए जो IAS ऑफिसर्स हैं, कभी वो ऐसे करके फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल पे, कभी कुछ है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि नया जनरेशन है। उनसे अगर इंस्पायर होकर कोई आदमी नए बच्चे को सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घूम फिर के मेरा ये मानना है कि इतना भी सोशल मीडिया में आ रही है, हाई प्रोफाइल हो रही है, जब तक सब्सटेंस नहीं है। आज जो भी ये वेब सीरीज बनी है, पकड़ा ही नहीं होता, तो मैं कितनी फोटो छुपा दूँ, कितने इंटरव्यू दे दूँ, आपको सब्सटेंस होना चाहिए, तभी तो आप उसमें कुछ करेंगे। सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाने से वेब सीरीज नहीं बनेगी, किताब नहीं आएगी। तो सब्सटेंस होना चाहिए। जितने भी जो नए लोग हैं उनको मैं ये बोलूँगा, सोशल मीडिया अपनी जगह है, फेमस होना अपनी जगह, फेमस भी होना मेरा ही मानना है। मे बी कैन से कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, ये आपकी डेस्टिनी में है। मेरी इच्छा से मैं फेमस नहीं हो सकता। मैं तो बैठा रहता, लेकिन मुझे आता है मेरी वीडियो मुझे मेरे व्हाट्सएप करता है, लेकिन कब तक क्या था, मैं देखता हूँ अपने आप नहीं है। किसी ने लिख दिया UPSC में फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, मैं वही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, IPS में सेकंड अटेम्प्ट होगा, लेकिन कुछ भी लिख दिया। तो जिसकी जो इच्छा हो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सब्सटेंस होना चाहिए। अगर आपने कुछ काम किया लाइफ में, तो अपने आप आपको उसकी जगह मिल जाएगी। मैं बिल्कुल फेमस नहीं हूँ, विश्वास करें। मेरी वाइफ को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेरे माँ बाप भी, पिताजी भी कहते थे लो प्रोफाइल करो, लेकिन किसी चीज़ से बढ़ नहीं सकते। अमित लोढ़ा जी की जो किताब थी, उसमें एक पात्र था जो शेखपुरा के गब्बर सिंह के नाम से विख्यात था। वहाँ पे एक गैंगस्टर था, अशोक महतो। तो सर उसको आपने पकड़ा था और वो काफी चर्चित, इसका फैशन बेस पूरी किताब था। तो उसकी सर कोई ऐसी बात या वो जो पूरा घटनाक्रम था, उसका कोई ऐसा किस्सा जो अभी तक हमने सुना ना हो? कई चीज़ों को किताबें मैंने लिखी, वेब सीरीज़ मैंने लिखी। इनफैक्ट आपने देखा होगा सीरीज में देखा है कि वो फ़ोन करता है घर पे, वो रियलिटी में फ़ोन करता है। जब मैंने उसके एसोसिएट को पकड़ लिया था, जिसमें च्यवनप्राश दिखाया है जिसने अपने वेब सीरीज में, उसको पकड़ा था, तो उसको विश्वास ही नहीं था कि पकड़ में कैसा है, क्योंकि असली शूटर शार्प शूटर वही था। और जो पकड़ा उसको, तो उसका फ़ोन आया, बहुत रोया पहले वो, इस पर तो दिखाया था, रोया पहले बहुत ज़्यादा। ऑफिस में मुझे काफ़ी धमकी दी, गाली गलौज किया। तो यूजुअली कोई घबराएगा, मेरे को बड़ी खुशी हुई जब उसने सब किया, क्योंकि मैं समझ गया कि अभी बिल्कुल टूट गया है, अब इसके तक बचे नहीं। इसीलिए फिर मैंने अनाउंस कर दिया कि 15 तारीख से पहले ये भी गिरफ्तार हो जाए। एक वो था इंसिडेंट। लेकिन मजे की बात है, जब उसको गिरफ्तार किया गया, तभी इसमें मतलब काफ़ी था, पता ना आदमी में दमनगी थी, लेकिन धीरे धीरे चली। तो सब होता है, पुलिस तो पुलिस ही होती है अल्टीमेटली, कितना भी अपराधी हो। अभिषेक बच्चन की फिल्म में बोल रहा था, तो मुझे याद है, तो पैदा भी नहीं हुए बच्चे कि चोर अल्टीमेटली पकड़े जाओगे, कितनी बड़े चोर हो जाओ। मेरे 2 आखिरी सवाल, फिर आप लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो 2 सवाल रिलेवेंट इश्यूज पे जो कि चल रहे हैं देश में। एक शब्द बड़ा आजकल ट्रेंड में है, वो है एनकाउंटर। तो यूपी में एक माफिया को साबरमती जेल से प्रयागराज तक लाया गया, बाय रोड लाया गया, और देश के 2 दर्जन टीवी चैनल उनके पीछे लगे हुए थे, उसको लाइव कर रहे थे। ये ठीक बात है कि मतलब ये भी एक चीज है कि एक कुछ सबसे तेज चैनलों ने वो जब लघु शंका कर रहे थे तो उसको भी लाइव कर दिया, पर वो उसके पीछे थे। और फाइनली पूरा देश लग रहा था कि पूरी सोसाइटी, समाज ऐसा चाह रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाए, और आखिर में कुछ लड़कों ने आके एक दिन उसको शूट कर दिया। तो लोगों को, और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि न्याय हो गया। क्या न्याय का ये तरीका ठीक है, और समाज क्या एक अलग तरह से सोचने लगा है?
क्योंकि न्याय तो अल्टीमेटली जो प्रक्रिया से मिले वो ठीक भी है, एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी भी है, अदरवाइज अनार्की हो जाएगी। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे एनकाउंटर्स हुए कि मेरे एनकाउंटर्स हुए नक्सलाइट के साथ जेन्युइन की, उन्होंने पहले अपनी गोली चलाई, फिर अपनी गोली चलाई, वो चीज़ें गलत है। और सिचुएशन कई बार क्रिमिनल्स के साथ होती है कि आप जा रहे हैं, अपराधियों ने अपनी गोली चला दी, राजस्थान में भी हुआ है, आपके सूरी ने बड़े बड़े अपराधियों के साथ बड़बड़ी की, जहाँ उन्होंने आत्मरक्षा गोली चलाई या किसी और की जान बचाने के लिए अपनी गोली चलाई, वो तो आपको लॉफुल, आपका पूरा राइट है एज अ पुलिस ऑफिसर, आपका पूरा, मुझे क्या किसी सिविलियन को भी राइट है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी जान बचाएंगे। और जो यहाँ पे हुआ, जो आपने टीवी पे देखा, ऑब्वियसली वो तो उन 3 लोगों ने क्या सोच के किया मुझे नहीं पता, अनुसंधान का विषय है, बट सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए बिल्कुल न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है लोगों को, बहुत अच्छा काम भी कर रही है, पुलिस भी अच्छा काम करती है, कितने लोगों को कन्विक्शन होता है, आपको सजा मिलती है बड़े बड़े अपराधियों को। आज अजमल कसाब पकड़ा गया, चाहते तो उसको उसी वक्त मुंबई पुलिस के लोग बिल्कुल कर सकते थे, उसकी प्रॉपर ट्रायल चली, तो इंडिया का जो एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में बना कि एक अपराधी को पकड़ के इसकी ट्रायल चली और उसको सजा एविडेंस के आधार पर मिली, तो उसकी जो बात वो बात ही अलग है। और जब आदमी को पता है कि मैं दोषी, मुझे सजा मिलने वाली है, तो उसको भी उसका कष्ट मिलना चाहिए। दूसरा सर, ये जो तरीका है कि सड़क पर बैठकर न्याय के लिए एक दबाव बनाना, मतलब मेरा मानना है कि जैसे मीडिया ट्रायल गलत है, उसी तरह से आप सड़क पर बैठकर आप अगर एक दबाव बनाते हैं, भावनात्मक माहौल बनाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जांच भी प्रभावित होती होगी और चीज़ें भी प्रभावित होती होगी। जैसे दिल्ली में अभी एक चल रहा है कि वो धरना चल रहा है, उसमें पुलिस की तरफ से ये हुआ कि उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी, और इसमें एक एंगल ये है कि जब वो एक सांसद है, प्रभावशाली व्यक्ति है, तो पुलिस उस तरह से एक्ट नहीं कर रही जो बाहर जो परसेप्शन है जैसा करना चाहिए। लेकिन अब दूसरा पक्ष ये है कि वो सड़क पर बैठकर लगातार FIR भी होगी, फिर भी सड़क पर बैठे। कि मेरा ही मानना है पुलिस को कितना भी दोष दे, मैं खुद पुलिस से 25 साल काम कर लिया है, तो पुलिस करती तो ठीक ही है, मैं नहीं कह रहा कि एब्सोल्युटली परफेक्शन है या बिल्कुल रामराज्य है, कोई दोषी होगा, चाहे आप सांसद हो चाहे साधारण आदमी हो, अल्टीमेटली न्याय होता है। अगर ऐसा होगा तो कभी भी किसी, फिर तो कभी कुछ न्याय होता ही नहीं। आपने बहुत देखा पहले के बड़े बड़े लोग आज सांसद, ex-MPs वगैरह जेल गए, उनके साथ कन्विक्शन हुआ, जितनों के आप नाम पता, ये भी तो पहले MP MLAs थे, और पुलिस ने केसेस बनाए, ट्रायल हुई और कन्विक्शन हुआ ना, सजा मिली, बाद में वो माननीय सांसद नहीं दे रहे, तो केवल पुलिस को दोष देना, ये बोला कि क्योंकि वो MP है इसलिए पुलिस काम नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। अपनी नौकरी करते हैं और अनुसंधान में कभी कभी समय मिलता है, पुलिस की नौकरी इसलिए लोग चाहते हैं तुरंत न्याय हो जाए, और उसी प्रकार जो गरीब लोग हैं वो भी इंडिया के मेडल विनर्स, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे लोग हैं, मेरा पूरा उनके लिए आदर सम्मान हम सभी का है, ओलंपिक्स वगैरह में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनको जो भी उनको है, मान लीजिए उनको लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है, अब डेमोक्रेसी अपने देश में, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप तो हाथ तो सबको है। मेरा एक ही बस कहना है कि सब अपने अपने तरीके से कहें, लेकिन एक दायरे में रहे, और न्यायपालिका पे, देश की व्यवस्था पे पूरी आप आशा ही नहीं, पूरा विश्वास रखना है, विश्वास कभी हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, इंडिया बिल्कुल सुपर पावर बन रहा है, बात तो सच्ची है। आज इंडिया की पूरी दुनिया में आज इज्जत है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप विदेश जाइए तो इंडियंस को बहुत सीरियसली लिया जाता है, पहले वाला टाइम नहीं है। ग्लोबली इंडिया के लोग, कल अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के चीफ बने, आई थिंक IMF के वर्ल्ड बैंक के चीफ बने हुए, वर्ल्ड बैंक के, तो इंडिया के लोग हर जगह आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था अच्छी, एजुकेशन अच्छा, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, सबको प्रोटेस्ट करनी बाकी ऐसा नहीं है, तो फिर तो डेमोक्रेसी रही नहीं जाएगी। मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना कि दायरे में, पुलिस से भी शिकायत है, बिल्कुल बोलिए, लेकिन दायरे में हर चीज़ का मेरा विद इन लिमिट्स, कोई भी चीज़ उसमें बुराई है। फिर तो अभी थ्राइविंग नेशन, थ्राइविंग सोसाइटी कर रही है, JNU में जितनी चीज़ों पे प्रोटेस्ट होता है, कॉलेजेस होते हैं, IT में मैं जब था, जब कितना डिसिप्लिन फिर भी वहाँ पे किसी को शिकायत भी लोग करते थे, तो इंडिया में भी कोई डेमोक्रेसी तो आवाज़ को दबाता नहीं, बोलने की छूट है, तो आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन अल्टीमेटली अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के बेसिस पे ही होगा। हमारे बोलने से ना वो बच सकते हैं ना फंस सकते हैं, घूम फिर एविडेंस के नहीं, तो ये चीज़ों मेरा तो विश्वास पूरा है, तभी तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। जो आपने पूछा
पूछा कि इतने मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, अगर मेरा ही विश्वास नहीं होता न्याय पालिका और सिस्टम पे, मैं ही सबसे पहले घबरा जाता हूँ। तो ठीक है, जिसको जो कहना है करेगा, आरोप तो कोई किसी भी लगा सकता है और अल्टीमेटली अनुसंधान सही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल सर, आप खुद जीते जा रहे थे, उदाहरण है इस चीज के कि अंततः सत्य की जीत होती है। बहुत सारी तालियां सर के लिए एक बार। तो जिस तरह के उतार चढ़ाव से अमित लोढ़ा जी गुजरे हैं और आपने इनको पढ़ा है, इनको देखा है, आप में से किसी भी साथी का कोई भी सवाल हो तो